रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको स्वागत है। मेरा नाम है महिमा। जनगणना को लेकर हमने आज टीवी पर आपको बड़ी खबर बताई थी कि साल 2025 से शुरू होकर साल 2024 तक जनगणना चलेगी, मतलब जनगणना होने वाली अगले साल। साल 2011 में जनगणना हुई थी और उसके बाद अब अगले साल जनगणना होने वाली है। हालांकि 2021 में सरकार सेंसस करवाना चाहती थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इस फैसले को टालना पड़ा था। आज ये अब बताया जा रहा है कि जनगणना का चक्र भी इस बार बदलने वाला है। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनगणना कब होगी तो कैसे, क्या बदलने वाला है और वो एक बार करने के बाद जनगणना कब उसके बाद होती है, ये भी आपको बताएंगे। तो पूरी जानकारी जनगणना से जुड़ी हुई हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जनगणना होती क्यों है। देखिए, दुनिया के सभी देशों में आज जनगणना के लिए जाने वाले परंपरा प्रचलित है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी, ये भी हम आपको बताएंगे। इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब ये शुरू हुआ था, लेकिन जब मनुष्य ने बड़े बड़े समूहों में रहना शुरू किया था, शायद तभी उसने जनगणना का महत्व समझ लिया हो। कहा जाता है कि ईसा से 4000 साल पहले दुनिया की जनसंख्या 8.5 करोड़ थी। इसका मतलब साफ साफ है कि उस समय भी जनगणना की पद्धति चली होगी, में भी विकसित की गई होगी। आखिर जनगणना क्यों की जाती है, अब आपको ये भी बताते हैं। अलग अलग समय पर इसके लिए अलग अलग कारण बताए जाते रहे। जैसे कि प्राचीन समय में राजा महाराजा जब हुआ करते थे तो जनगणना वो करवाया करते थे, ताकि वो ये जान सकें कि कितने लोगों को युद्ध पर भेजा जा सकता है। ये तभी कहा जाता है। कर वसूलने के लिए भी जनगणना की जाती थी उस वक्त पे। पहले शायद जनगणना करने के यही 2 कारण बताए जाते हैं, लेकिन अब तो जनगणना करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जनगणना से हर वर्ष और हर पेशे से संबंधित लोगों की एक सही तस्वीर सरकार के सामने आ जाती है, जिससे कि सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर अन्य योजनाएं बनाने और लागू करने में मदद मिलती है। जनगणना से इस बात का पता चलता है कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, और किस दर से बढ़ रही है या किस दर से घट रही है, इसके बारे में भी पता चलता है। इस घटना और बढ़ने की दर के हिसाब से ऐसी योजनाएं बनाई जाती है जो आने वाले समय में लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, और जनगणना से शहरों और गाँव में रहने वाले लोगों का अनुपात भी किया जाता है, ताकि उस हिसाब से उनके लिए योजनाएं शुरू की जाए। जनगणना चुनाव कार्यों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी के आधार पर जनप्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित की जाती है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि अगर जनगणना 2025 में होती है तो हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। अगर लेकिन हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक की शुरुआत में होती है, जैसे कि 1991, 2001, 2011। मगर अब 2025 के बाद अगली जनगणना 2035, 45, 55 में होगी। लोकसभा सीटों का परिसीमन भी जनगणना पूरी होने के बाद शुरू इस बार होने वाला है। परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की संभावना बताई गई है। जब जनगणना होती है तो आपको पूरी डिटेल अपनी बतानी होती है, जैसे कि घर में कितने लोग हैं, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, क्या मुखिया अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य समुदाय से जुड़ा है, स्त्री पुरुष की संख्या घर में कितनी है, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, मकान में शौचालय है या फिर नहीं है, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, स्नान घर है या फिर नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार कुछ और सवालों को भी इसमें जोड़ दिया जाए, जैसे कि संप्रदाय से जुड़ा हुआ, संप्रदाय को लेकर के भी सवाल इस बार पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएंगे। कई विपक्षी दलों की तरफ से दरअसल जातिगत जनगणना की मांग भी हो रही थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है, सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति की गणना भी की जाती है। इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस संप्रदाय के अनुयायी है। अब एग्जाम्पल आपको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत स्वयं को अलग संप्रदाय के मानते हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति के वाल्मीकि, रविदास और अलग अलग संप्रदाय है, यानी कि धर्म, वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना की मांग पर सरकार इस बार विचार कर रही है। और ये हो गया तो इस बार क्या नया जनगणना में जुड़ सकता है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इतिहास की बात करें तो भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान ये की गई थी। 1881 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हुई। 1881 आयुक्त WC पेलोडिन ने ये करवाई थी। तब से हर 10 साल में एक बार होती आ रही है जनगणना। हालांकि कुछ एक बार में इसमें गैप भी देखा गया। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। 1951 के बाद 61, 71, 1991, 2001 और उसके बाद 2011 में की गई थी।
इसके अलावा अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 1.21 बिलियन या फिर करोड़ों में अगर आपको बताएं 121.1 करोड़ थी। उत्तर प्रदेश की बात करें 199.5 मिलियन की आबादी थी और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें 112 मिलियन के साथ सेकंड पायदान पर था, 6,10,577 की आबादी थी उस वक्त पे। और इसके अलावा फिर बात करें बिहार की, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे कम था। लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी आबादी थी और केरल में उच्चतम लिंगानुपात और साक्षरता दर थी। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात और बिहार में सबसे कम साक्षरता दर साल 2011 की सेंसस के मुताबिक हमने आपको बताया। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में धर्म के अनुसार लोगों की संख्या कितनी थी, अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता देते हैं। जैसे कि हिंदुओं की बात करें, देश की कुल आबादी का 79.8% हिंदू धर्म को मानते हैं और मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम समुदाय भारत की कुल आबादी के 14.2% थे। ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म को मानने वाले भारत में कुल आबादी साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2.3 थी। सिखों की बात करें तो कुल आबादी 1.7% थी और बौद्ध धर्म की बात करें तो इन लोगों की आबादी साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 0.7 थी। जैन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अगर आपको बताएं 0.4% थी साल 2011 की जनगणना के अनुसार। अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की अगर बात तो कुल आबादी थी 0.9% हिस्सा हमारे भारत में। साल 2011 की अगर बात करें तो जनगणना उसके बाद से नहीं हुई है। हमारे देश में जनगणना एक बार फिर से इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि साल 2011 के बाद अब तक 15 साल बीत चुके हैं और अभी तक साल 2011 के आंकड़ों पर ही योजनाएं और नीतियां बनाई जा रही है जो कि आज के लोगों की जनसंख्या पर कम प्रभावी हो रही है। आपको ये बता दें साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत ने दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनकर चीन को पीछे छोड़ दिया था। ऐसे में अगर अभी भी सरकार योजनाएं और नीतियां साल 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों पर ही बनाएगी तो शायद देश के सभी लोगों के पास वो ना पहुंच पाए और देशवासियों को लाभ ना मिल पाए। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी।